नमस्कार साथियों, आज हम जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूपी टीजीटी, एस्टेट, एलटीजीआईसी और एल्टीग्रेट जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं जिन भी एग्जामों में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। आपके तैयारी में ये 4 चांद लगाएंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए सातवतों ने, ऑप्शन बी वैदिक कार्यों ने, ऑप्शन सी तमिलों ने, ऑप्शन डी अभीरों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सातवतों ने। भागवत के अनुसार वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी को भी नहीं। उन्होंने अपने उपदेशों और नियमों धम्म और नियमों को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, किसी को भी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जो कहता है कि सभी निर्णय सापेक्ष, आंशिक और सशर्त हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी सत्य को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और कोई भी एक दृष्टिकोण पूर्ण सत्य नहीं होता। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी भी वस्तु या विचार का वर्णन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब, कौन से सन में हुआ था, कौन सी ईस्वी में? ऑप्शन है ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है?
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अजंता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांची। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी भागवत पुराण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छंदोग्य उपनिषद। ये छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है कि सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य, ऑप्शन सी डी देवर्षि क्षमाश्रवण। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था। एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना गया और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी उदंतपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी भाजा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नालंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा की लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी भाषा और लिपि दोनों पूछा है। संस्कृत व देवनागरी, बी प्राकृत एवं अर्धमागधी, सी पाली एवं पूर्णमागधी, डी संस्कृत व ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में जैन साहित्य का संकलन है। प्राकृत ये भाषा है और अर्धमागधी इसकी लिपि। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। जो लास्ट बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वसुमित्र, जो कि कनिष्क के शासन काल में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मिलिंद पन्हु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद
पन्हों मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागसेन। मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद ने नागसेन बौद्ध भिक्षु से के मध्य संवाद हुआ था, वही इस मिलिंद पन्हों में वर्णित है इन दोनों का संवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वज्रपाणि, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणि, ऑप्शन डी मैत्रेय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि। पद्मपाणि में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य का समकालीन कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त था, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, या फिर समुद्रगुप्त था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की शासनकाल की नीतियां, विदेश नीति और शासन नीति, ये वर्णन इसमें किया है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। नंद वंश का हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नई राजवंश और नई शासन का उदय किया था चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जहाँ के प्राचार्य चाणक्य थे और इसके संस्थापक भी चाणक्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया। इस ग्रंथ के लेखक विशाखदत्त हैं और ये 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसमें उसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है, जो सेल्यूकस का एक दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा में उल्लिखित हैं। उन पर जो मतलब शिलालेखों पर जो उल्लिखित किया गया है वो प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? राज्यों की विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 6 माह या फिर ऑप्शन डी कोई निश्चित सीमा नहीं है। राज्यों की विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई निश्चित सीमा नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक विधानसभा में ही लाया जाता है। यदि विधानसभा से संविधान संशोधन विधेयक विधानमंडल में भेजा जाता है, विधान परिषद में भेजा जाता है, तो उनको 14 दिन के भीतर ये निर्णय लेना होता है कि उसमें क्या संशोधन कराना है या नहीं कराना है। उसके बाद उनको उसको स्वीकार या अस्वीकार करना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? एकल हस्तांतरीय मत, ऑप्शन बी सीमित मताधिकार, ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार। विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, इसलिए इसमें प्रत्येक वयस्क को मताधिकार करने का अधिकार होता है जिसकी आयु 18 वर्ष है। एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है और सीमित मताधिकार प्रणाली भारत में लागू नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन से संबंधित है ये भी, और इसी के अनुसार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त या फिर जमानत राशि को खो देता है, यहाँ पे होगा खो देता है, तो इसका अर्थ है कि यदि किसी विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी
जमानत राशि को खो देता है तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, मतदान बहुत कम हुआ है। ऑप्शन बी, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। ऑप्शन सी, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से बनी। ऑप्शन डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अगर विधानसभा में निर्वाचित होने वाला मतलब प्रत्याशी अपनी जमानत राशि कब खो देता है, इसका क्या अर्थ समझाता है जब वो खो देता है तो? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, उसके खाते में वैध मत नहीं, उसकी विजय के लिए वैध मत नहीं पड़े। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, राज्यपाल। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। ऑप्शन डी, स्पीकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर। विधानसभा में कोई भी धन विधेयक विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर की बिना अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वैसे ही लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल विधानसभा या लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये विधान परिषद और राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर ही लेता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन डी, उप प्रधानमंत्री। किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि वर्तमान में अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन सी, सरकारी संकल्प द्वारा। ऑप्शन डी, संसदीय विकास परिषद द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कैसे हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय कानून द्वारा लाया गया था। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है क्षेत्रीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रीय परिषद है, ये इसका कार्य क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, ये विधि निर्माणकारी इकाइयां हैं। ऑप्शन बी, परामर्शदात्री इकाइयां हैं ये, या फिर ऑप्शन सी, प्रशासकीय इकाइयां हैं ये, या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक परामर्शदात्री इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1957 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1956 में। संसदीय विधेयक द्वारा इसका गठन किया गया था क्षेत्रीय परिषदों का 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263, ऑप्शन डी यह गैर संवैधानिक संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नंबर सी। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी योजना आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प पर। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण कैसे होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा। ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक प्रावधान द्वारा किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।